नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में और उसके आगे पीछे बहुत सारी बातें हैं जिस पर मुझे लगा कि, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि इस देश में राजू परुलेकर से बेहतर इस विषय पर कोई बात नहीं कर सकता था। क्योंकि आज जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, राजू परुलेकर भाई साहब हमारे महाराष्ट्र का रिजल्ट आने के बाद से लगभग रोज ये बातें कर रहे हैं। राजू भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। एकदम सुबह मैंने कहा और आप हाजिर हो गए, बहुत शुक्रिया, स्वागत। और ये वो बातें हैं जो राजू भाई लगातार कह रहे हैं, हमारे चैनल पे कहा, सोहित के यहाँ लगातार कहते हैं, ट्विटर पर लिखते हैं, जहां जाते हैं वहां कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन था वो हमारे देश के इतिहास में, इलेक्शन के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड था। ये राजू भाई ने ऑन रिकॉर्ड मुझे लगता है 50 बार तो कम से कम कहा होगा, 10-20 बार तो हमारे चैनल पे ही कहा होगा। और राजू भाई का जो गुस्सा था, जो हम लोगों जैसे दोस्त जानते हैं, जो पर्सनल बात होती है कि कांग्रेस या विपक्ष इस बात को पूरी ताकत के साथ क्यों नहीं कह रहा है। और आज जब सुबह इंडियन एक्सप्रेस मैंने खोला और देखा राहुल गांधी का यह आर्टिकल, तो मुझे एकदम ऐसा लगा इसके बगल में राजू भाई का भी फोटो होना चाहिए था क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस बात के लिए इसरार कर रहे थे कि भाई तुम विपक्ष में हो, तुम्हारी जिंदगी इससे तय होती है, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा भूगोल नहीं काम आएगा। काम आएगा इलेक्शन में जो रिजल्ट आता है वो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड धोखा हुआ है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? हम तो पत्रकार हैं, चलो हमारा काम है, हम बोलेंगे, जितने लोग को सुनना है सुनेंगे, लेकिन एक पार्टी के लीडर में के रूप में तुम नहीं बोलोगे तो फिर बाकी तुम्हारी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग कैसे बोलेंगे? ये सवाल हम सबका था। मैं थोड़ा सा इन मामलों में कम बोलता हूं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उस तरह की मेरी समझ नहीं है, मैं महाराष्ट्र में रहता नहीं हूं। और राजू भाई, मैं ओल्ड स्कूल का आदमी हूं, आप जानते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई दुनिया के हर सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो जो जिसका एक्सपर्ट है उससे समझ लिया जाए, जबरदस्ती एक्सपर्ट बनने का कोई मामला नहीं होता है। तो राहुल गांधी का ये पहला लेख छपा है। आज तक मुझे याद नहीं कि किसी अखबार में उनका लेख छपा हो। सोनिया जी के लेख छपते रहे हैं और भी लोगों के लेख छपते रहे हैं। और चूंकि मैं राहुल गांधी से एक बार थोड़ी लंबी मुलाकात है मेरी, जब भारत जोड़ो यात्रा के समय ही, और उनको सुनता पढ़ता रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये लेख जो है, एडिट भले किसी ने थोड़ा बहुत किया हो, लेकिन ये कलम जो है ये राहुल गांधी की अपनी कलम है। इसकी भाषा बता रही है कि ये राहुल गांधी ने खुद लिखा है। अब इसके बाद मैं आपका समय नहीं लूंगा, ये कह के कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और उसके बाद आधे घंटे में बोलता रहूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सीधे ओवर टू द एक्सपर्ट विदाउट एनी क्वेश्चन। राजू भाई। धन्यवाद सर। अशोक जी, मैं इस पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री पूरा वक्त आपका है, पूरा वक्त आपका है। ना घड़ी देखिए और ना मेरे सवाल का इंतजार कीजिए, जो आपके मन में है एक बार आप बोल लीजिए, उसके बाद कुछ होगा तो मैं पूछूंगा। मैं बताता हूँ। नहीं, मैं ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से तो आप हर चीज के एक्सपर्ट हैं, इसे सर्टिफाई मैं करके देता हूँ। मैं नया स्कूल का हूँ, ओल्ड स्कूल का नहीं हूँ। बस दूसरी बात मैं कहता हूं सर कि ये इसमें एक बात और है कि लोकसभा इलेक्शन से ही ये सब हो रहा था, और राहुल जी के आर्टिकल में भी ये इसकी वो है। देखिए, उन्होंने जब लिखा है तो पहला पॉइंट जो है वो है कि खुद ही पैनल ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ अंपायर्स। हाँ, अपॉइंटमेंट वो तो लोकसभा के, इसलिए बनारस का इलेक्शन भी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। बहुत सारी चीजें हमारा उसके ऊपर डॉक्यूमेंट बना है। ये जीते नहीं है, 162 सीट है सिर्फ बीजेपी के पास लोकसभा की एक्चुअल। निष्पक्ष इलेक्शन हो जाए तो राहुल जी ने महाराष्ट्र को इसलिए चुना, महाराष्ट्र पे लिखना इसलिए चुना क्योंकि महाराष्ट्र में तो सफेद, यानी किसी प्लेयर ने छक्का मारा है और उसको आउट दे दिया। वो भारत पाकिस्तान मैच में नहीं, जहीर अब्बास वगैरह खेलते थे उस टाइम में, ऐसा होता था एक मैच को। तो सुनील गावस्कर और कपिल देव वगैरह, हम एकदम छोटे थे तो देखते थे, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, तो अंपायर ऐसे काम करता था जैसे वो टीम का सदस्य हो, तो पाकिस्तान की टीम का। वैसे राजीव कुमार एक चुटकुला चलता था राजू भाई, आपने भी सुना होगा, कि सारे कैप्टन बैठे हुए थे और ये हो रहा था कि हमको ये 11 प्लेयर दे दो, हमको ये 11 प्लेयर दे दो। तो सुनील से पूछा गया, सुनील गावस्कर सनी भाई से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, मुझे पाकिस्तान के 2 अंपायर दे दो, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। ये बात हुई, लेकिन बाद में बेचारे अपने लोगों ने मेहनत करके बने वर्ल्ड चैंपियन, सुनील गावस्कर के नेतृत्व में भी और कपिल के भी। तो ये बात है कि सर, ये जो महाराष्ट्र में हुआ वो धोखाधड़ी इतनी बड़ी थी, यानी जैसे कि आपको जेब कतरा लोकसभा में एक्सेप्ट कर लिया तो आपने पूरा दरोड़ा डाल दिया, पूरा डाका ही डाल दिया पूरे पूरे वोटर पे। पहली बात तो आपके सामने आप अमित शाह और मोदी बैठ के चुनाव आयोग तय करेंगे कि कौन है आयुक्त,
हाँ, ये बात इतनी इतनी उससे चीफ इलेक्शन और इसमें विपक्ष नेता विपक्ष को कोई बहुमति नहीं मिलता, क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं शामिल है तो मोदी और शाह तय करेंगे, भले नेता विपक्ष कुछ भी कहे सुनेंगे नहीं, वो अपने आदमी लगा देंगे। तो वो एक बात हुई। लेकिन उसके बाद जो महाराष्ट्र में हुआ वो गजब का था सर, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की इलेक्शन 4 महीने पहले ही हुई थी, यानी आज से समझ लीजिए 8 महीने पहले जब इलेक्शन हुआ, उससे पहले 4 महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। तो लोकसभा के चुनाव में जो पैटर्न था, और लोकसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने ऐसा हाथ दिखाया है बीजेपी को, जिसकी वजह से मोदी जी के जो कंप्यूटर शेयर मार्केट के ऊपर नीचे आने वाले थे वो धाराशाही हो गए। तो महाराष्ट्र में ऐसी हालत होगी सर। महाराष्ट्र स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि वो अडानी के लिए इंपॉर्टेंट, और अडानी की जो प्रोजेक्ट्स है सुरजागढ़ से लेके और उसका सेंट्रल इंडिया तक जाने वाला रास्ता जो आप फडणवीस जी कंप्लीट कर रहे हैं, शक्तिपीठ, तो वो जो है वो सारी चीजें यानी धारावी से लेकर सारी चीजें रुक रही थी। और दूसरा, अगर दूसरी सरकार आ जाती, जैसे लोकसभा के चुनाव के नतीजे थे, वो वोटिंग पैटर्न स्वाभाविक है, 4 महीने बाद वोटिंग पैटर्न इतना बदलेगा तो है नहीं, तो वही वोटिंग पैटर्न से अगर ये 100% था कि सरकार चली जाएगी बीजेपी की, तो सरकार चली जाती तो इनका जो किया हुआ पूरा काला चिट्टा है वो निकल जाता, बाहर आ जाता। तो वो डर के मारे उनको कुछ ना कुछ करना था। उसमें उन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ। राहुल जी ने मोटा मोटी लिखा है, लेकिन इसके ऊपर किताब लिखनी चाहिए, और वोट फॉर डेमोक्रेसी का उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट है पूरा, करीब करीब 230 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल, वो आप पढ़िए, उसमें डिटेल्स लिखे। लेकिन उसका बेसिक क्या क्या कि वोटर्स लिस्ट के वोटर ही बढ़ गए। एक एक विधायक के लिए विधानसभा क्षेत्र में 56,000 वोटर बढ़े हैं, और ये यानी सिंथेटिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। एक दूसरा, वोटिंग के टाइम के बाद टोटल 76 लाख वोटर्स बढ़े हैं सर, करेक्ट, जो होता है 7.83%। करेक्ट। और एक एक बिल्डिंग में कई बार ऐसे वोटर्स हैं, यानी फर्जी वोटर्स का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। शिरडी में एक बिल्डिंग में एक आदमी को धृतराष्ट्र से ज्यादा बच्चे हो गए, तो वो उन्होंने वोटिंग किया। ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे नांदेड़ में वसंतराव चौहान चुन के आए थे लोकसभा में, कांग्रेस के उम्मीदवार, तो उपचुनाव हुआ क्योंकि वसंतराव चौहान साहब का देहांत हो गया, तो उनका बेटा खड़ा रहा था, तो वहां पर 5 विधायक की भी चुनाव एक साथ हुए। तो इस उपचुनाव में कांग्रेस जीत गई क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, और 5 विधायक बीजेपी और उनके साथियों ऐसा के कैसे होगा? ऐसा कैसे होगा कि सांसद के लिए सब लोग हाँ, कांग्रेस को वोट दें और विधायक के लिए बीजेपी को दे दें? एग्जैक्टली, वही वोटर 2 चिट्ठियां लेकर जा रहा है और ऐसे वोट डाल रहा है, और वो तय कर रहा है कि यहाँ फडणवीस चाहिए भाई और वहां मोदी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। एक बात। तीसरी बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वोटिंग बाद में जो 5 बजे के बाद दिखा रहे हैं बढ़ी हुई संख्या, उसके लिए जो राहुल जी ने कहा वही हमारा सवाल है सर। वोटिंग वो कराने के लिए कम से कम 10 घंटे चाहिए, इतनी लाइनें चाहिए, और 5 बजे वोटिंग कंप्लीट होगी। 5 बजे वोटिंग कंप्लीट होने के बाद जो वोटर्स बढ़े हैं उसका कोई वो ही नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि वोटर्स बढ़े हैं और यंग वोटर्स नहीं है सर, बूढ़े वोटर्स बढ़े हैं। हाँ, सिर्फ बूढ़े वोटर्स बढ़े। आप कल्पना कर सकते हैं, बूढ़े जन्म ले रहे हैं और ये युवा सब वही है। ये जादू सिर्फ राहुल जी ने कहा है कि ये तो चुनाव का डॉन ब्रैडमैन बनाने के लिए किया। राजू भाई, बस ये कह रहा हूं कि तब तो फिर तो दिखना चाहिए था कि 5 बजे बूढ़ा आदमी खड़ा है और वो 7 घंटे बाद या 8 घंटे बाद, यानी रात के 3 बजे 4 बजे जो है वोट डाल के निकलता है। इसके वीडियोस होने चाहिए थे सर। इतनी बड़ी तादाद में बूढ़े आदमी अचानक पैदा तो नहीं हो सकते ना किसी भी देश में। बिल्कुल, यानी विश्व रिकॉर्ड है ये, तो सिर्फ मोदी जी की डिग्री का सर्टिफिकेट की बराबरी हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट आने से पहले उनका माइक्रोसॉफ्ट में छपी थी डिग्री, वैसे ही है ये। तो ये अजूबे जो है एक से एक। वैसे मैंने आपको पहले भी बोला था सर, आपकी चैनल पे ही मैंने पहली बार बात की थी कि 5 कंपोनेंट का इन्होंने यूज किया और ये इलेक्शन रिग किया है, पूरी तरह से चोरी किया। उसमें एक ईवीएम है सिर्फ, ईवीएम का मैटर भी है सर।
ईवीएम की बैटरी ऐसी सशक्त लाई थी इन्होंने, चुनाव आयोग ने, राजीव कुमार के नेतृत्व में, और अब गणेश कुमार भी आए हैं। वो तो सर हमारी जो ये मोबाइल फोन है, मैं मांग करता हूं सरकार से ये बैटरी का रहस्य बताएं, ताकि वो पूरा दिन चलने के बाद दूसरे दिन 99.9% दिखा रही है चार्जिंग। सर हम ऐसा चार्जिंग चाहते हैं अपने मोबाइल के लिए, वो कम नहीं हो रहा है सर। पूरे दिन आपके इतने वोटर जो बड़े हुए हैं वो भी डाल के वोट गए, और आपकी बैटरी 99.9% चालू है। उसका जवाब आप जो जवाब एक ही दिखा था, वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोटपोट, यानी ये उसमें राहुल जी ने मेंशन किया है कि आपको हंसी आएगी, लेकिन ये हंसी का मुद्दा है नहीं। आपको हंसी इस बात की आएगी कि वो जवाब कुछ भी दे रहे हैं, बोले कि वो हो सकता है। हो सकता है का क्या मतलब? और सबसे बड़ी बात जो राहुल जी ने मेंशन की, ये सारी बातें होने के बाद चुनाव आयोग जिस तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट लगा रहा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से चुनाव आयोग को कुछ भी बताने का मतलब, उनको लोगों को कुछ भी बताना या विपक्ष को कुछ भी बताने का मतलब था अपना भांडाफोड़ करना। तो उनको अमित भाई के निर्देशन में उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। और बाद में जो मॉक पोलिंग करने के लिए कहा गया था चुनाव अपना कोर्ट द्वारा, वो भी मॉक पोल किस पे किया? एक कोरे ईवीएम पे करके दिखाया उन्होंने। वो सुरक्षित नहीं रखे, डेटा सारा का सारा डिलीट करने की उनकी वो लोकसभा में भी किया। तो लोकसभा ये बीजेपी हार चुकी थी, महाराष्ट्र भी हार चुके थे, हरियाणा में भी हार चुके थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे कहते हैं, उन्होंने कल एक पार्टी मीटिंग में कहा हरियाणा में कि एक की कामयाबी के बहुत पिता होते हैं, लेकिन नाकामयाबी का कोई पिता नहीं होता, ऐसा एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोले। नहीं, राहुल गांधी बोले नहीं, नाकामयाबी का एक ही पिता होता है, राहुल गांधी। मैं हूं ना नाकामयाबी का पिता। तो उनको ये बात बहुत लगी है कि जीत को अब ये इस तरह से हाराया गया, तो वो भी क्या करेंगे, नेतृत्व किसे करेंगे? तो उन्होंने ये लिखा है कि ये जहर की तरह है लोकतंत्र के लिए जो बीजेपी ने किया है। वो आखिरी लाइन है उनकी। तो मैंने, और इससे बहुत ज्यादा पैमाने पर मैंने इसके ऊपर लिखा है, पढ़ा है और बोला है। और आप वोट फॉर डेमोक्रेसी का रिपोर्ट अगर पढ़ेंगे अशोक भाई, तो आप शॉक हो जाएंगे कि जिस तरह से इन्होंने किया है ना, वैसा माफिया भी नहीं करता। तो ये लोकतंत्र में आंदोलन, मैं हमेशा यही कहता था आपको, और आप बोलते थे ना कि राजू भाई आप गुस्सा क्यों कर रहे हो विपक्ष? तो विपक्ष को इस जो हमने वोट दिए हैं आपको, सर मैंने आप चुनाव में खड़े हैं, मैंने आपको वोट दिए हैं, आप हमारे ट्रस्टी हैं वोट के। जो आपको वोट दिए हैं वो दूसरा कोई चोरी करता है तो चोरी का इल्जाम तो उस पर आएगा, लेकिन वो वोट वापस लाना आपका काम है एज ए ट्रस्टी। तो मेरा वोट, मुझे अधिकार है, लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं आपका ट्रस्ट। मेरा ट्रस्ट आप पर क्यों रहेगा फिर? तो वही विपक्ष वाली बात थी, तो राहुल गांधी ने आज मुंह खोल दिया। मैंने एक इंजीनियर दोस्त से बात की थी ये 99% चार्ज पे, तो उसने कहा छोड़, सारा गुणा गणित छोड़, मुझे एक बात बता कि कोई भी मोबाइल का, मान ले मोबाइल कंपनी का या दुनिया की कोई चीज बनाता है, टीवी बनाता है, मोबाइल बनाता है, कोई भी ऐसी चीज जो बैटरी से चार्ज होती है और डिस्चार्ज होती है, और उसके मान लो 50 पीस बनाता है, तो ऐसे कैसे होगा कि 5 पीस जो है वो अगले दिन 99.9 रहेंगे और 45 पीस जो है वो 40% हो जाएंगे? अगर चुनाव आयोग का ये दावा जो कह रहे हैं कि 99% हो सकता है वो सही है, तो फिर सारे ईवीएम का स्टैंडर्ड होना चाहिए था कि वो 95 से 99 के बीच में रहे। ऐसा कैसे कि कुछ 0% हो गए, कुछ 10% हो गए, और कुछ स्पेशल हैं जो 99.9% रहते हैं सारी वोटिंग के बाद भी? नहीं सर, और एक बात अशोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो अमित भाई को, मोदी जी को, हिरेन जोशी साहब को, अडानी को पता चल गई है, जिसमें बैटरी पूरी आपकी फुल रहती है लेकिन आपका काम चल जाता है, तो दुनिया को बताना चाहिए। उसका पेटेंट लिए तो अडानी को बाकी कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी जरूरत है ये बैटरी की। तो मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 2 राउंड में 17 राउंड हुए थे इसके, अपने उनका फहद, मुझे लगता है फहद नाम है उनका, स्वरा भास्कर के पति है वो उनकी पहचान नहीं है, उनकी अपनी पहचान है, समाजवादी पार्टी की युवा नेता है वो। तो वो सर 17 राउंड हुए, उसमें 15 राउंड में जीत गए थे वो। आखिरी 2 राउंड में वो मशीन आई जिसमें 99% चार्जिंग था, तो उसमें हार गए वो सर 10 दिन इधर उधर घूमते रहे। इलेक्शन कमीशन ने उनको कुछ भी नहीं किया सर। मैं उनका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और ऐसे में 10 लोग दिखाता हूँ। और उसमें एक और बात है सर, मैं ये बात पूरी बताना चाहता हूँ।
कांग्रेस की बात को आगे ले जाने के लिए पवार साहब महाविकास आघाड़ी के तैयार ही नहीं थे। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। उनके एक जानकर करके एमएलए हैं, ये बहुत चुन फेमस के हुआ हैं, था वो वो विधायक केस का। विधायक हम्म। तो वो मार्केटवाड़ी से आए, उनको 13,000 वोट ज्यादा मिले और जीते वो। अब जीतने वाला क्या चुप बैठा, लेकिन वो तो अलग ही टाइप के निकले, उनको मिला हूं मैं। तो वो क्या किया मालूम है उन्होंने, वो कहे मैं 13,000 के फर्क से चुन ही नहीं, यानी मुझे कम से कम 30,000 वोट ज्यादा मिलने चाहिए और मेरे गणित के हिसाब से 50,000। उन्होंने हर मतदाता का एफिडेविट बना लिया सर, उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ बनाया। और वहां पर मार्केटवाड़ी में लोग इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने मशाल मोर्चे शुरू कर दिए। तो तीसरे दिन सर पवार साहब उधर गए। उसके बाद वो उत्तम राव साहब और मार्केटवाड़ी, उसके बाद जो शांत हो गया, आज तक शांत है सर। क्योंकि महाराष्ट्र में अडानी इज इंपॉर्टेंट देन डेमोक्रेसी इधर एंड कई दिनों से फेयरनेस। राजू भाई, इधर कई दिनों से, मतलब तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं है, दिखा भी सकते हैं हम, कि शरद पवार जी का अदानी प्रेम जो है अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है। मैं, आप जानते हैं, कॉन्स्पिरेसी थीरीज में मेरा बहुत भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनके बारे में मुझे डिटेल में पता नहीं होता है। लेकिन क्या पवार साहब पर्दे के पीछे से अडानी का खेल खेल रहे थे? क्योंकि याद कीजिए, इलेक्शन के ठीक पहले, एक दिन पहले, अजित पवार साहब का बयान आता है कि सरकार गिराने वाली जो मीटिंग हुई थी वो अडानी के घर पे हुई थी, उसमें अजित भी थे और उसमें शरद भी थे, बाकी लोगों का नाम फिलहाल छोड़ दीजिए। तो क्या शरद पवार जी पीछे से खेल खेल रहे थे, सर इसमें कोई या खेल रहे कॉन्स्पिरेसी हैं? नहीं है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैं आपको सबूतों के साथ बताता हूँ। जी। अडानी पे हिंडनबर्ग का आरोप हुआ उस दिन, अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया था उस वक्त। वो खुद गए शरद पवार साहब स्टूडियो में, जो जाते नहीं है इस उम्र की वजह से और तबीयत ठीक ना, और उन्होंने इंटरव्यू देकर कहा कि अडानी निर्दोष है। एक, दो, उनके भाई जो किसी भी विवाद में नहीं जाते, प्रताप राव पवार जो सकाळ के पेपर के मालिक है, उन्होंने अचानक बीच में अभी एक 6 महीना पहले सकाळ पेपर में बड़ा आर्टिकल एडिटोरियल के बाजू में लिखा, जिसमें उन्होंने अडानी कितना महान और निर्दोष है उस पर लिखा। तीसरा, अडानी हर विवाद और हर समस्या और हर आरोप होने के बाद पहली बार सिल्वर ओक गया और वहां मीटिंग पवार साहब के साथ 1-1 घंटा उनकी हुई। चौथी बात, पवार साहब ने कई बार बोला है हम टाटा बिरला बोलते थे, वैसे अडानी का नाम ले रहे हैं लोग, वो गलत कर रहे हैं। जैसे कि उनको टाटा बिरला के साथ अडानी को बिठा लिया, जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ में विश्वास नहीं रखता, लोगों के एलआईसी के पैसे और एसबीआई के पैसे से दुनिया भर में क्रिमिनल करके फेमस है। अमेरिका में तो उसका चल रही है छानबीन। और फिर सर 2 दिन पहले पवार साहब के भतीजे, सगे भतीजे, और पवार साहब की जैसे एक तरह से अगली उस पीढ़ी के वारिस रोहित पवार साहब, उन्होंने तो अडानी चषक के साथ खुद की फोटो डाल दी, तस्वीर, और उन्होंने कहा कि आप ये महाराष्ट्र कुछ प्रीमियर लीग नाम की एक नई 2025 नाम का कोई क्रिकेट की वो टूर्नामेंट हो रही है, 10 टीम्स खेलेंगी और आप पूरा मजा लीजिए, आनंद लीजिए। एडवर्टाइजमेंट पूरा अडानी का था। और उन्होंने ही जब हिंडनबर्ग के बाद पहले अडानी शरद पवार को मिलने गए थे, तो रोहित पवार ने ही गाड़ी चलाई थी उनकी, और उन्होंने इस पे बोला भी था अडानी की गाड़ी चलाने में गलत क्या है। एक बात, वो सारी बातें आप ऑन माई टर्म्स नाम की आत्मकथा है शरद पवार साहब की, उसमें सर उन्होंने एक ही व्यक्ति की स्तुति की है बहुत ज्यादा, और वो है गौतम अडानी। उन्होंने लिखा है कि उसके जैसा मेहनती और उसके जैसा काबिल आदमी मैंने नहीं देखा। अगर पवार साहब ने इतनी सारी चीजें आपको कॉन्स्पिरेसी तक की तरफ नहीं ले जाती, पवार साहब अपनी पार्टी, अपनी शान, अपनी करियर, अपनी इज्जत सबको जानते हैं अच्छी तरह से, वो सारी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। इसका मतलब अब ये महाविकास आघाड़ी को और इंडिया गठबंधन अगर जो भी है, या कांग्रेस को, मैं शॉर्ट में बोलता हूं कांग्रेस को, ये तय करना चाहिए कि पवार को अपना दोगला चरित्र जो है राजनीतिक, उसका मौका इस इनके उनके ये पड़ाव पे उनको मिलना नहीं चाहिए। उनको बीजेपी में डायरेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि उनका और मोदी का इंटरेस्ट सत्ता में सिर्फ अडानी के लिए है, बाकी कुछ नहीं। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, मैंने नहीं बोली। अच्छा, ये ये भी सारी एक बातें सवाल पूछा रिकॉर्ड जा पे है। सकता जी, ये हाँ, भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि राहुल गांधी लगातार जिस तरह के भाषण दे रहे हैं, एमपी में गए तो उन्होंने एक लंगड़ा घोड़ा, एक नया उन्होंने टर्म निकाला कि
एक बारात वाले घोड़े होते हैं, ये बात तो महाराष्ट्र में उन्होंने बोली थी कि एक बारात के घोड़े होते हैं, एक रेस के घोड़े होते हैं। वहां पर एक लंगड़ा घोड़ा टर्म यूज किया। हरियाणा में गए तो कहा भाई हार का कोई बाप नहीं होता है, राहुल गांधी हार का बाप होता है, यानी हार की सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है आगे बोलो। और यहाँ पर जो है एक आर्टिकल लिख देते हैं जिसकी आखिरी लाइन है, मैच फिक्स्ड इलेक्शंस आर अ पॉइजन फॉर एनी डेमोक्रेसी। तो जो बात अभी तक विपक्ष जो है वो सहमते डरते इधर उधर से इलेक्शन के रिगिंग पे कह रहा था, मेरे ख्याल से ये पहला बड़ा लीडर है विपक्ष के, ये पहले बड़े लीडर हैं जिन्होंने इस तरह से ये आर्टिकल पूरा डिटेल लिखा है। क्या आर पार की लड़ाई टाइप की लग रही है कि अब राहुल गांधी मूड में आ गए हैं कि लड़ाई आर पार की हो, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि मैं जानता हूं कि यू आर अ पोएट फर्स्ट, आप कविता और कविता में आपकी रुचि जो है वो सबसे पहली है, मेरी तरह ही, बाद में ये सारा कुछ हम लोग के सर पे चढ़ा। तो इसके बगल में एक आर्टिकल लिखा है, जरा दोनों को मिला के पढ़िए। ये कुछ दर्शक जो थोड़ा सा मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र, ये इनके आर्टिकल की हेडिंग है, और बगल में एक और हेडिंग है, वो बेंगलुरु वाले के लिए है, लेकिन आप उसको बेंगलुरु से हटा के देखिए, When ecstasy became agony। हाँ, तो पता नहीं ये प्लान तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है, लेकिन ये बड़ा पोएटिक टाइप का पूरा मिला के हाफ पेज जो पहला एडिटोरियल होता है वो बन गया है। तो को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है, या कहीं कोई उम्मीद दिख रही है जिसके चलते अब वो पूरी तलवार लेके कूद गए हैं? क्योंकि आप कुछ दिन सर, पहले कह चुके हैं कि यह सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है। मैं तो नहीं मानता, लेकिन आप कह चुके हैं, और मैं सर चाहता हूं कोई आप सही कुछ, साबित हो, ये भी मैंने कहा था। सर हमने संघ के कार्यालय में कॉफी पीनी है, वहां से 5 सितारा होटल बनेगा, ये मैंने आपको बोला है और वैसे होगा। एनीवे सर, ये समोसा सरकार मैं जाने वाली है, खिलाऊंगा। इसमें मुझे कोई समोसा समोसा मैं आपको खिलाऊंगा। हाँ थैंक यू सर, मुझे बहुत पसंद है समोसा, और नॉनवेज रखेंगे वहां पर खास। ठीक है, तो सभी दोस्तों को। मैं जी। सर मैं एक बात बताता हूं कि राहुल गांधी की ये आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो आज राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते, या हो जाते प्रधानमंत्री, या कोई और हो जाता विपक्ष से, मुझे वो नहीं मालूम, या कम से कम कांग्रेस सत्ता पार्टी। पक्ष के नेता होते, कम से कम हाँ, सत्ता पक्ष के नेता हाँ, होते। सत्ता हाँ। पक्ष के नेता तो हो ही जाते, लेकिन वो हम्म। हुआ नहीं। बाद में ये महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो मुझे नहीं लगता है, अडानी का नाम पहली बार राहुल गांधी ने लिया था जब हम सबको इतना मालूम हाँ भी नहीं हाँ था। हाँ। और आपको हम्म। एक बात बताता हूँ, एक पवार साहब का नाम निकला है तो मैं एक बताता हूँ, एक बात रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपने 50-60 साल के राजनीतिक जीवन में पवार साहब ने ऐसे मौकों पर, जैसे जबकि ऐसा कुछ सीरियस होता है, तब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाने की जो परंपरा है वो देखिए, उसमें वो शरीक हुए हैं। वो सत्ता पक्ष की तरफ से शरीक हुए हैं, विपक्ष की तरफ से भी शरीक हुए हैं, और आखिरी उन्होंने जो मनमोहन सिंह 26/11 के बाद में लिए थी वो देखिए। लेकिन इस बार जब मोदी पे 2 बार वो स्पेशल सेशन बुलाने की राहुल जी ने मांग की, तब पवार साहब बोले स्पेशल सेशन बुलाने की कोई जरूरत नहीं, सर्वदलीय बैठक बैठाए तो चलेगा। और सर्वदलीय बैठक में 2 बार मोदी आए नहीं, वो भी पवार साहब को उनकी जमानत नहीं ले रहे थे कि मैं लाऊंगा उनको, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही। तो कुल मिलाकर देखिए, विपक्ष के जो ये बड़े नेता है वो, और कांग्रेस पार्टी में देखिए शशि थरूर साहब का जो अभी हो चल रहा है, वो सारा विशाखापट्टनम में जब अडानी गए उसके बाद शुरू हुआ। वहां विजयन का भी वो उनका मुलाकात, ये सारी बातें जो हैं, और सीपीएम कुछ सीपीएम के जो कुछ चीफ हद हैं, तक, चीफ कुछ हद मिनिस्टर तक, हैं। हाँ, कुछ हद तक तमिलनाडु में भी अपने आप पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं अडानी। हम्म। और ये इतना बड़ा, कांगो से यूएस तक और ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका तक क्रिमिनल घोषित आदमी ऐसा कर रहा है। और इस तरह से इलेक्शन अगर चोरी होते हैं तो राहुल गांधी ने यह सोचा होगा कि आर पार की लड़ाई के सिवा अब कोई, दीवार को चिपका दिया है तो आपको कोई विकल्प ही नहीं। और यही बात हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे, आप थोड़ा ओल्ड स्कूल की टाइप से कह रहे थे, लेकिन कह तो हम लोग रहे थे बात। और बिल्कुल ये आर पार बिल्कुल। की लड़ाई सर होके रहेगी, मेरी क्योंकि मेरी जनता बात बस चाहती यही है। थी राजू भाई, मेरी बात बस यही थी कि अगर इलेक्शन रिग हुआ है तो ठीक है, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जिसको सबसे ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए, जिसको लीड लेना चाहिए, जिसके बोलने का वाकई बड़ा मतलब होता है, वो विपक्ष क्यों खामोश है? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है कि आप एक के बाद इलेक्शन एक हारते जा रहे हैं, साफ साफ रिगिंग दिखाई दे रही है, तो हम कितना बोलेंगे? मेरी दिक्कत ये थी। तो मैं इसलिए जब आज ये न्यूज आया तो मैंने कहा नहीं, इसको हम कवर करेंगे, इस पर बात करेंगे हम। भले राहुल गांधी का नाम लिख देने के बाद यूट्यूब जो है वो वीडियोज को नहीं चलने देता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये दिन भी जाएंगे सर, 3 पेपर ने उनका छापा है, मराठी में भी आया, हिंदी में भी आया, इंग्लिश में भी आया।
मुझे अगला आशा है अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ये उसमें मजा आएगा, कि हिम्मत कैसे पड़ी छापने की? नहीं सर, मैं प्रार्थना कर रहा था कि जिन्होंने ये छापने की हिम्मत की उन पे ईडी सीबीआई ना जाए, जैसे गुजरात समाचार पे गए। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ सर, हवा का रुख बदल रहा है। अब मोदी जी को टोपी संभालनी चाहिए। पगड़ी नहीं, टोपी। हाँ, सर वो टोपी पहनाते हैं और पहनते हैं। सर पगड़ी, ये तो पगड़ी सही है बहुत बड़ी राजू भाई, थोड़ा सा। सर सरदार लोग इसीलिए जो इसीलिए पगड़ी पहनते हैं इसीलिए या मैंने कहा पगड़ी जो लोग पगड़ी पहनते पगड़ी हैं संभाल किसान, जट्टा तो उनको अलग जिस मामला तरह था। से पगड़ी वाले जो किसानों को आने से मना कर दिया और जिस तरह से यस। रोका गया, वैसे तो पाकिस्तान को भी रोका नहीं गया, वैसे रोका गया। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए पगड़ी कहना गलत है, उनके लिए टोपी काफी है। बात तो कल नहीं सवाल तो देखा आपने आपने जो उठाया है, सर चिनाब सवाल ब्रिज तो पे जो कल आपने उठाया है राजू भाई, जो सवाल आपने उठाया है वो तो पूरी बहस का मामला है कि आप किसानों के खिलाफ जो है सीज फायर नहीं करते हो, समझौता नहीं करते हो 4 दिन में, कि बेचारे हमारे किसान मर रहे हैं। उनको महीने भर, 2 महीने, 3 महीने उस ठंड में मरने के लिए छोड़ देते हो, नाले लगा के सब कुछ करके, और पाकिस्तान से 4 दिन के अंदर सीज फायर कर लेते हो। ये सवाल तो पूछने लायक है। भारत में जब भी आंदोलन होता है तो मरने के लिए, सड़ने के लिए छोड़ देते हो, मर जाओ भूखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो 4 दिन में सीज फायर कर लेते हो। सर यहाँ एक विषय में चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बहुत अच्छा जोक मुझे आ गया है, यानी जोक हो गया है लाइफ में अपने। क्या हुआ कि पाकिस्तान से सीजफायर इसलिए हुआ क्योंकि ट्रम्प साहब ने पोस्ट डाल दी। अब ट्रम्प साहब के हाथ में तो गर्दन है अडानी की, समझिए। अब अडानी को बचाने के लिए जो ट्रम्प साहब के पास जाने का रास्ता जो है एलॉन मस्क के थ्रू इन्हें ढूंढ रहे थे, इसलिए एलॉन मस्क के पिता को इन्होंने बुला लिया, राम मंदिर लेके गए। बीच में एलॉन मस्क और ट्रम्प में ऐसा झगड़ा हो गया कि एलॉन मस्क का साथी वो इनका ट्रम्प साहब का दुश्मन बन गया। तो मुझे लगता है 2 दिन में बहुत खातिर की होगी, बहुत शाही उनको ट्रीटमेंट दी होगी, और आज से कोई गया ही नहीं होगा बीजेपी का एलॉन मस्क के पिता को मिलने। वो सोचेंगे कि यार और अच्छा देश था, और कल तक मुझे राजू भाई, पता नहीं ये कैसी डिप्लोमेसी करते हैं। एलन मस्क अपने बाप को 100 बार गाली दे चुका है। उसके बाप ने अपनी सौतेली बेटी के साथ शादी की थी, उससे बच्चे पैदा किए थे, और एलन मस्क ने उसका उसका चेहरा नहीं देखा है। दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है। अब उसको लाने का क्या मतलब था? एक ऐसे आदमी को, आप भारतीय संस्कृति की बात करते हो, जिसने अपनी सौतेली बेटी के साथ शादी की और बच्चे पैदा किए, उसको आप रामलला के मंदिर में लेके जाते हो। ये अपने आप में मतलब बेहद शर्मनाक है। मैंने लिखा नहीं ट्विटर और पे वो कि भाई सर किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन गोमांस उसको खाते क्यों हैं, वो लेके आ पा रहे गोमांस हो? खाते हैं। और वो तो गोमांस खाते ही हैं, उनको क्यों ले जा रहे हो आप? मतलब समझ में नहीं आ रहा। खैर, छोड़ा जाए वो सर सब। आपको यहाँ आखिरी यहाँ सवाल। पर जी। नहीं नहीं, इससे पहले आप वाजपेयी सर की याद कीजिए, अटल जी को। वहां पर अमेरिका में जो गोश्त खा रहे थे तो ममता दीदी ने उनको बोला ये गोश्त गाय का है, बोले ये ठीक है, अमेरिकन गाय है। नहीं तो वो अटल जी बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि सावरकर भी यही कह के गए थे। ये तो आप जानते ही हैं, उस पर क्या बात की जाए। सावरकर साहब भी यही कह के गए थे कि अमेरिकी गाय से ऐसा क्या प्यार है। खैर, इस सब का असर क्या आपको दिखाई देता है तुरंत तुरंत में? क्योंकि 3 अखबारों का छापना आपने बताया, मराठी में छपा है, अंग्रेजी में छपा है और हिंदी में भी छपा है। तो नहीं 3 सर अखबारों देखिए, में राहुल गांधी देखिए का लेख छपना और इस तरह का लेख छपना चुनाव के मुद्दे पर कोई सामान्य सी बात नहीं है। इसका असर आप क्या देखिए देख रहे हैं कांग्रेस के अंदर ये और वहां ये उधर भी? सर नॉर्मल कंडीशन में लोकतंत्र में कुछ भी करना हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी बात नहीं ये है, बिल्कुल। मोदी ने जो हवा बना के रखा है और ईडी सीबीआई का जो वो किया और अपनी तानाशाही चलाई, उसकी वजह से ये असाधारण लगता है। वरना लीडर हाँ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर होता है, लगातार उसका लिखते रहे हैं। छपना ही हाँ, चाहिए। तो बिल्कुल। बात यह है कि सर मैं ये मानता हूं कि आज नहीं तो कल मोदी जी की सत्ता हाथ से फिसल चुकी है, बस हमें पता चलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे सूरज का किरण हमारे पास 7 मिनट बाद आता है, सूरज तो 7 मिनट पहले, 7 प्रकाश वर्ष बोलते हैं ना उसको, 7 मिनट प्रकाश वर्ष के। तो वैसे सत्य को आप सत्ता से दबा नहीं सकते। इसका एक और लेसन बीजेपी, आरएसएस और मोदी सीख जाएंगे, दुनिया भी देख लेगी। सत्य को आप सत्ता से नहीं दबा सकते, इसलिए बेहतर यह है कि सत्य का पहले ही स्वीकार करो, बाद में बहुत सारे झूठ नहीं बोलने पड़े। तो और मोदी सत्य जी। मोदी और चुनाव, जिस तरीके से मोदी सत्ता में आए हैं और महाराष्ट्र में इनकी सरकार आई और अडानी जिस तरह से खुशी मना रहे हैं, वो खुशियां कुछ पल की है। आज वो हैं, कल कोई और आएंगे, और आज वो जो कर रहे हैं उससे वो सबक लेंगे। इतनी ही मैं आशा करता हूँ।
इसी आशा के साथ हम लोग भी बातचीत खत्म करते हैं और एक जरूरी बात आप लोगों से करना बहुत मुझे जरूरी लग रहा है, वो ये कि एक्साइटमेंट थोड़ा कम रखिए। अगर आप सरकार के समर्थक भी हैं और सरकार से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपकी प्रॉब्लम फिर भी है, क्योंकि आप चाहे सरकार के समर्थक हों चाहे सरकार के विरोधी हों, बेसिकली आप जनता हैं। आप जाएँगे तो लाइन लगा के आपको सामान खरीदना पड़ेगा, आप चाय पीने जाएँगे तो पता ये चलेगा कि ₹5 की चाय पर आप जीएसटी दे के आए हैं, कई बार स्टेट और सेंटर दोनों की जीएसटी आपको देनी पड़ेगी। बच्चे को एडमिशन कराने ले जाएँगे तो फीस देनी पड़ेगी, बढ़ी हुई, अगर नहीं दे पाएँगे तो दिल्ली की तरह उनको लाइन में लगा के वापस घर भेज दिया जाएगा। तो आप सरकार के समर्थक हैं या विरोधी हैं, जनता है, जितना कुछ झेलना पड़ता है, आपको भी झेलना पड़ेगा। सिर्फ खुद से ये सवाल पूछिए कि अगर चुनाव तक, जो राहुल गांधी ने सबसे आखिर में सवाल उठाया है, कि अगर इस देश में चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हो पाएंगे तो क्या डेमोक्रेसी रहेगी, और अगर इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो फिर जो होगा, क्या उसका खामियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, इस पर बहस होनी चाहिए और काश हमारे पास एक ऐसा चुनाव आयोग होता जो निष्पक्ष रूप से इसका जवाब दे पाता, जो सबूत दिखा पाता, जो बात कर पाता। लेकिन अब शायरी तो नहीं सुनना पड़ता है, लेकिन जो सुनना पड़ता है वो उस घटिया शायरी से कम भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सर।